अभी तक हमने सामाजिक नियंत्रण के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने जाना कि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण क्या होते हैं और औपचारिक तथा अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रणों में क्या अंतर होता है। आज हम ये जानेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के कौन से मीन्स और एजेंसीज हैं, कौन से ऐसी संस्थाएं हैं जो कि सामाजिकरण करने में सहायता करती हैं। और हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि इन एजेंसीज के बगैर, इन अभिकरणों के बगैर हम सामाजिक नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। अभिकरण का तात्पर्य क्या है? अभिकरण का तात्पर्य उन समूहों, संगठनों एवं सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। ठीक है, क्या है अभिकरण का तात्पर्य? उन समूहों, संगठनों एवं सत्ता से है जो नियंत्रण को समाज पर लागू करते हैं। नियमों को लागू करने का माध्यम अभिकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए परिवार, राज्य, शिक्षण संस्थाएं एवं अन्य संगठन जो प्रथाओं, परंपराओं, नियमों और कानूनों को लागू करने वाले मूर्त माध्यम है, अभिकरण कहे जाएंगे। कौन कौन से अभिकरण कहे जाएंगे? प्रथाएं, परंपराएं, नियमों को जो लागू करने वाली संस्थाएं, और ये लागू करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? परिवार, फैमिली, स्टेट, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सारी वो संस्थाएं हैं जो प्रथाओं को, परंपराओं को, नियमों को, कानूनों को लागू करती हैं। अब हम बात करते हैं साधन की। कौन से ऐसे साधन हैं, मीन्स हैं? तो साधन का तात्पर्य क्या है, मीन्स का तात्पर्य क्या है? तो मीन्स का तात्पर्य हम इस बात से समझते हैं कि किसी विधि या तरीके से जिसके द्वारा कोई भी अभिकरण या एजेंसी अपनी नीतियों और आदेशों को लागू करती है। प्रथा, परंपरा, लोकाचार, हास्य, व्यंग्य, प्रचार, जनमत, कानून, पुरस्कार एवं दंड आदि सामाजिक नियंत्रण के माध्यम हैं और सभी अभिकरण एवं साधन मिलके सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था को कायम रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के जो अभिकरण हैं, जो साधन हैं, वो कौन कौन से हैं। पहले हम बात करेंगे परिवार की, फैमिली। नियंत्रण के अनौपचारिक, असंगठित और प्राथमिक साधनों में परिवार का स्थान सर्वोपरि है। नियंत्रण के अनौपचारिक, असंगठित और प्राथमिक साधनों में परिवार का स्थान सर्वोपरि है। परिवार व्यक्ति के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। सामाजिकरण के द्वारा ही परिवार व्यक्ति को सामाजिक विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं एवं नियमों से परिचित कराया जाता है। व्यक्ति स्वतः ही सामाजिक नियमों को आत्मसात करके उनके अनुरूप आचरण करने लगता है, जिससे कि समाज में नियंत्रण बना रहता है। ठीक है, किस प्रकार से परिवार भूमिका निभाता है? वो सामाजिकरण के द्वारा। सामाजिकरण क्या है इसके बारे में बहुत विस्तार से मैं पिछली कक्षाओं में बता चुकी हूँ। तो जिन भी विद्यार्थियों को इस बात को समझने में दिक्कत आ रही है, पहले आप सामाजिकरण के सारे वीडियोस को देख लीजिए। तो सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक विश्वासों, मूल्यों, आदर्शों, प्रथाओं एवं नियमों से परिचित कराता है। व्यक्ति स्वतः ही सामाजिक नियमों को आत्मसात करके उनके अनुरूप आचरण करने लगता है, जिससे कि समाज में नियंत्रण बना रहता है। फिर परिवार ही बच्चों को आदर्श नागरिकता का पाठ पढ़ाता है। आपको पता है ना बच्चों कि आपके घर के सदस्य, आपकी माताजी, आपके पिताजी आपको बताते हैं कि इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, या फिर अपने बड़ों से बहुत सम्मान से आपको व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार की तमाम बातें सिखाई और बताई जाती हैं, सद्गुणों का विकास किया जाता है और प्राथमिक समूह होने के कारण परिवार के सदस्यों से व्यक्तियों का घनिष्ठ संबंध होता है
और वह उसके प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। अब बात करेंगे हम जन रीतियों की, जिसे अंग्रेजी में फॉकवेज कहते हैं, FOLKWAYS, जन रीतियाँ। क्या हैं जन रीतियाँ? समनर कहते हैं। समनर कौन है? सामाजिक वैज्ञानिक। तो समनर कहते हैं कि जन रीतियाँ प्राकृतिक शक्तियों के समान होती हैं जिनका पालन व्यक्ति अचेतन रूप से करता है। कैसी होती है बताएं? प्राकृतिक शक्तियों के समान होती है जिनका पालन अचेतन रूप से व्यक्ति करता है। मैकाइवर के अनुसार, अब मैकाइवर कौन है? जिन बच्चों ने मेरी प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा और तृतीय कक्षा के वीडियो देखे हैं, अर्थात मैंने 3 अध्याय पूर्णतः समाप्त कर दिए हैं, है ना, तो भली भांति वो शब्द से परिचित होंगे, नाप से परिचित होंगे, समनर से, मैकाइवर से। तो मैकाइवर के अनुसार समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त विधियां जन रीतियाँ कहलाती हैं। समाज में जो मान्यता प्राप्त व्यवहार है, स्वीकृत व्यवहार है, उसको अमलीकरण करना जिसे कहते हैं। तो मैकाइवर के अनुसार समाज में व्यवहार करने की स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त विधियां जन रीतियाँ कहलाती हैं। जन रीतियाँ भी सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका जन्म स्वतः होता है और बार बार दोहराने से विकसित होती हैं। जन रीतियों का जन्म स्वतः होता है और बार बार दोहराने से विकसित होती हैं। इनकी उत्पत्ति जानबूझकर किए गए प्रयत्नों से होती है। चूँकि समाज के सभी लोग पालन कर रहे हैं इनका, अतः दूसरे व्यक्ति भी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। बिना सोचे विचारे अवचेतन रूप से ही व्यक्ति जन रीतियों का पालन करते हैं और इनका उल्लंघन करने पर समाज द्वारा निंदा व आलोचना की जाती है, व्यक्ति की हंसी उड़ाई जाती है, उन पर व्यंग्य किया जाता है। तो इस प्रकार जन रीतियाँ अधिक प्रभावशाली, अधिक शक्तिशाली होती हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे मोड की, जिसे हम लोकाचार या रूढ़ियाँ कहते हैं और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं मोर्स, MORES, मोर्स। जब जन रीतियों में समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है, वह लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती हैं। ये जन रीतियों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती हैं और उनका उल्लंघन करने पे कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। किनका उल्लंघन करने पे? जन रीतियों का उल्लंघन करने पे कठोर दंड की व्यवस्था की जाती है। लोकाचार में उचित एवं अनुचित का भाव निहित होता है। तो लोकाचार सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे उदाहरण दें अपन, जैसे सदा सच बोलो, दया करो, ये तो क्या है? सकारात्मक लोकाचार है। अब नकारात्मक, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, ये नकारात्मक लोकाचार है। तो लोकाचारों का पालन करना नैतिक दृष्टि से उचित माना जाता है। लोकाचार अनौपचारिक एवं असंगठित नियंत्रण का साधन है। इनका उल्लंघन करने पर नियंत्रण की अनौपचारिक शक्तियाँ जैसे हास्य, व्यंग्य, आलोचना आदि का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं प्रचार की। क्या है प्रचार? जब हम वर्तमान समय की बात करते हैं तो वर्तमान समय में प्रचार भी सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन बनता जा रहा है। व्यक्ति एवं समूह के व्यवहार पर प्रचार द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। प्रचार के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, साहित्य, रेडियो, टेलीविज़न। और प्रचार के कारण ही हम अनेक सामाजिक कुप्रथाओं जैसे दहेज, बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह, इन सब से छुटकारा पाने में सफल हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रथाओं की। अच्छा, एक बात बताइए, हमने लोकाचार की बात की, जन रीतियों की बात की, हमने परिवार की बात की, तो हम किस संदर्भ में बात कर रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं इन सब की? सोचिए भैया, हम इस संदर्भ में बात करें कि यही सब तो सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं, अभिकरण हैं। अब हम बात करते हैं प्रथाओं की। प्रथाएं क्या हैं? जैसे हम प्रथाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कस्टम्स कहते हैं।
प्रथाएं भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। जब जनरीतियाँ व्यवहार में बहुत अधिक आ जाती हैं, ठीक है, और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं और सारे समूह अथवा समाज की आदत बन जाती हैं, तो वो प्रथाओं का रूप ले लेती हैं। किसका रूप ले लेती हैं? प्रथाओं का। गिलबर्ट ने कहा है, गिलबर्ट कौन है? सामाजिक वैज्ञानिक हैं। गिलबर्ट कहते हैं प्रथा व्यवहार का वह स्वरूप है जो आदत का रूप ले लेता है। प्रथा व्यवहार का वह स्वरूप है जो आदत का रूप ले लेता है और समाज के अधिकांश सदस्यों द्वारा उसका पालन किया जाता है। बोगार्डस एक प्रसिद्ध सामाजिक मानवशास्त्री रहे, समाजशास्त्री रहे। वो कहते हैं प्रथाएं समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की ऐसी विधियां हैं। प्रथाएं क्या हैं? समूह के द्वारा स्वीकृत नियंत्रण की ऐसी विधियां हैं जो इतनी सुदृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें बिना विचारे ही मान्यता दे दी जाती है और इस प्रकार ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती हैं। सरल एवं जटिल, प्राचीन एवं आधुनिक सभी समाजों में प्रथाएं सामाजिक नियंत्रण का एक अनौपचारिक, अनियोजित, असंगठित एवं सशक्त साधन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनमत की। ये हमारा 6वां मोड है। जनमत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पब्लिक ओपिनियन। जनमत भी सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक साधन है। बोटोमोर कौन है? समाजशास्त्री हैं। तो बोटोमोर ने कहा जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित व निर्देशित करता है। जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित व निर्देशित करता है। आदिम एवं आधुनिक सभी समाजों में जनमत लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। किस पे अंकुश रखता है? लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। सभ्य समाजों में तो जनमत सरकार की नीतियों, संघों, राज्य, सामाजिक व्यवहारों एवं समूह पर अंकुश रखने वाली एक महान सामाजिक शक्ति है। ठीक है, क्या है जनमत? बोटोमोर के अनुसार जनमत व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रतिबंधित व निर्देशित करता है। आदिम एवं आधुनिक सभी समाजों में जनमत लोगों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है। सभ्य समाजों में तो जनमत सरकार की नीतियों, संघों, राज्यों, सामाजिक व्यवहार एवं समूह पर अंकुश रखने वाली एक महान सामाजिक शक्ति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हास्य तथा व्यंग्य की। हास्य और व्यंग्य के द्वारा प्राचीन समय से ही सामाजिक नियंत्रण रखा जाता रहा है। व्यक्ति के व्यवहारों पर हास्य एवं व्यंग्य द्वारा अप्रत्यक्ष एवं मधुर रूप से नियंत्रण रखा जाता है। व्यक्ति के समाज विरोधी व्यवहार पर कविता, साहित्य एवं कला के द्वारा मार्मिक रूप से व्यंग्य किया जाता है। व्यक्ति की मजाक उड़ाई जाती है, जिससे दोषी व्यक्ति अपने व्यवहारों के प्रति जागरूक हो जाता है। अब हम बात करेंगे दंड एवं पुरस्कार की। दंड एवं पुरस्कार सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। यदि व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करता है और सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है तो समाज उसे दंड देता है, जिससे कि भविष्य में वो उन गलतियों को ना दोहराए। अब इसके बाद हम एक और जो मोड है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है कानून। कानून, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि कानून एक महत्वपूर्ण साधन है। कानून किन प्रकार के सामाजिक नियंत्रणों के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि औपचारिक है, फॉर्मल है। तो सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका अथवा महत्व लगभग सभी लोग स्वीकार करते हैं। रॉस, ये नाम मैंने पहले भी बताया था। तो रॉस तो कहते हैं कि कानून सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत
और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको स्वयं समाज क्रियाशील बनाता है। क्या है कानून? सामाजिक नियंत्रण का सबसे अधिक विशेषीकृत और अत्यधिक स्पष्ट इंजन है जिसको समाज स्वयं क्रियाशील बनाता है। कानून समाज में दो प्रकार से नियंत्रण रखता है, सकारात्मक एवं नकारात्मक। नकारात्मक पद्धति में कानून कुछ कार्य को करने के लिए मना करता है और ऐसा ना करने पर दंड की व्यवस्था होती है, और सकारात्मक पद्धति में कुछ कार्य को करने का निर्देश दिया जाता है तथा उसके लिए पुरस्कार, पदक, प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सामाजिक नियंत्रण में राज्य की क्या भूमिका है। तो राज्य की भूमिका की हम जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य द्वारा सामाजिक नियंत्रण जो किया जाता है, जैसे राज्य अनेक उद्योगों की स्थापना करता है, उसका संचालन करता है, खनिज एवं यातायात की व्यवस्था करता है। राज्य व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि के तौर पे भी प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण करता है। फिर पारिवारिक नियंत्रण, परिवार स्वयं सामाजिक नियंत्रण का एक अभिकरण है, किंतु उसका कार्यक्षेत्र सीमित है। इसीलिए राज्य परिवार एवं विवाह से संबंधित भी अनेक नियमों की बात करता है, जैसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम, फिर विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सन में लागू हुआ था 1856 में। फिर दहेज निरोधक अधिनियम, फिर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। और इन सारे अधिनियमों के कारण समाज की व्यवस्था बनी रहती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मौलिक अधिकारों के संरक्षण की। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किनके द्वारा कराया जाता है? राज्य के द्वारा। अभी हम राज्य के द्वारा किन किन अधिकारों के संरक्षण की बात है, किन नियंत्रणों की बात है, उसकी बात कर रहे हैं ना। तो इसमें मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी राज्य के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। इन अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य एवं दायित्व होता है। वे अधिकार ऐसे हैं जो बिना किसी भेदभाव के राज्य के सभी नागरिकों को, चाहे वह किसी धर्म के हों, जाति के हों, लिंग के हों, रंग के हों, प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद हम जब सामाजिक नियंत्रण में राज्य की भूमिका की बात करते हैं, बिल्कुल बाकायदा आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामाजिक नियंत्रण में राज्य की क्या भूमिका है, तो तब आप लिखेंगे तीसरा जो बिंदु है, जो अभी मैंने आपको बताया, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। फिर चौथा बिंदु जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, आंतरिक सुव्यवस्था एवं शांति। तो राज्य समाज में आंतरिक व्यवस्था एवं शांति बनाए रखता है। वह उपद्रवों का दमन करता है, अपराधियों को दंड देता है, उनमें सुधार करता है। ठीक है, फिर राज्य क्या करता है? बाह्य आक्रमणों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ राज्य की जब हम बात कर रहे हैं तो मूलतः इसे हम देश के रूप में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर सामाजिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्देशन भी करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि राज्य समाज के सभी सदस्यों को जो उनके कार्यों को नियंत्रित एवं निर्देशित करता है। वह सामाजिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाता है। फिर हम बात करते हैं कि राज्य का और कौन सी भूमिका है, तो कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण करता है। कल्याणकारी व्यवस्था के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से हम समझ सकते हैं कि जैसे वर्तमान में जो देश में केवल आंतरिक व्यवस्था शांति बनाए रखना या बाह्य आक्रमण से रक्षा करने का कार्य नहीं है, अपितु वो अपने नागरिकों के लिए अनेक जनहित एवं कल्याण की योजनाएं भी बनाने का कार्य करती है। फिर आर्थिक व्यवस्था पे नियंत्रण, कानून द्वारा नियंत्रण। आर्थिक व्यवस्था पे नियंत्रण जैसे कि अगर कानून देश और राज्य सरकारें इस प्रकार के नियंत्रण नहीं करेंगी तो लोग जमाखोरी करेंगे और जिससे जो सामान है उनकी कीमत बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिससे समाज में और अव्यवस्था पैदा होगी, अर्थव्यवस्था इससे बाधित होगी। तो इस प्रकार के नियंत्रण भी देश और राज्य सरकार द्वारा किए जाते हैं। ये उनकी भूमिका है, कानून द्वारा नियंत्रण करना, दंड के द्वारा नियंत्रण करना। तो आज हमने सामाजिक नियंत्रण के कौन से साधन हैं इसके बारे में जाना,
और हमने बात की परिवार की, जनरीतियों की, लोकाचारों की, प्रचार की, प्रथाओं की, दंड एवं पुरस्कार की, है ना। और उसके बाद हमने बात की सामाजिक नियंत्रण में राज्य की क्या भूमिका है। कल की कक्षा में हम देखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका है। ठीक है, हम सामाजिक नियंत्रण में धर्म की भूमिका देखेंगे, हम सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की भूमिका देखेंगे। उसके पश्चात आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जो नया अध्याय शुरू करेंगे वो करेंगे सामाजिक मानदंड, मूल्य, ठीक है, और सामाजिक अनुशंसतियाँ। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस चल रहे हैं और आशा ही करती हूँ कि आप लगातार इन सारे वीडियोस को देख रहे होंगे, जिससे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपका सिलेबस भी नोट करा दिया था। तो आप देखें कि आपके 3 टॉपिक कल 3 अध्याय समाप्त हो जाएंगे फर्स्ट पेपर के, और सेकंड पेपर का 1 अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आप जो वीडियो आपको शेयर किए जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन्हें बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, और अगर कहीं दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।